क्या हाल है? आपका हाल क्या है? ठीक है। आगे रेलवे की भी बहाली आ रही है और इसकी तैयारी बहाली आने के बाद नहीं, अभी से होनी चाहिए। ठीक है ना? और इसके लिए आपको एक खास रूटीन पर काम करना है। दोस्तों, जहां पर जो बैठे हैं बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाइए। आपको हर एक बात हम समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी बहुत तैयारी के साथ आते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझा सके। इसलिए शांत बने रहिए, गंभीर बने रहिए, हर बात को आप समझिएगा। एक दो बात नहीं समझिएगा उससे बहुत कुछ हो जाएगा नहीं, फिर भी आपका जॉब फिक्स है। लेकिन उसके लिए आपको रूटीन पर काम करना होगा। रूटीन आलतू फालतू नहीं बनाना है, रूटीन एक ही बनाना है, और वह रूटीन है दिन और रात। ठीक है? बस भर दिन जीके जीएस या मैथ रीजनिंग या भर रात मैथ रीजनिंग या जीके। ये जो आलतू फालतू रूटीन बनाते हैं 7 से 8 9 से 12, ये सब रूटीन कभी फॉलो होता भी है तो 1 महीना के बाद खत्म। इसीलिए पूरा पावरफुल रूटीन आपके सामने है। ठीक है ना? कि आप भर दिन जीके जीएस पढ़िए, कोचिंग के अलावा जो समय बचता है जीके जीएस पढ़िए, अब भर रात मैथ रीजनिंग बनाइए, तब ही आपका रेलवे का सपना पूरा होगा, रेलवे में नौकरी करने का सपना पूरा होगा। और कुछ ऐसे खबरें आ रहे हैं मीडिया में कि रेलवे की बहाली नहीं आएगी, उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और ट्विटर पर आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन सड़क पर होगा। और इसके लिए डेट फिक्स करेंगे। अगर बहाली नहीं आएंगी तो आप लोगों का साथ चाहिए। और 2 बार ट्विटर आंदोलन हुआ, ट्विटर आंदोलन से कोई फर्क पड़ता अब सरकार को? कभी कभी तो कुछ मीडिया ग्रुप ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्विटर को सरकार खरीद लिया है, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करता है ट्विटर। कुछ मीडिया ग्रुप ये भी आरोप लगाए हैं कि ट्वीट को ही गायब कर दिया जाता है, 1 लाख ट्वीट को घटाकर 4000 कर दिया जाता है। तो अब जरूरी है अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने का। ठीक है ना? तो आंदोलन के लिए तैयार रहना, क्योंकि रेलवे में नौकरी नागरिकों का अधिकार है। ठीक है? ये सरकार का कोई उपकार नहीं है, ये हमारा आपका अधिकार है, अधिकार है। संसद में बैठेगा तुम और हम रेलवे में भी ना जाए। क्लियर? और बहुत बार तो ऐसे भी मीडिया में खबरें आ रही है कि रेलवे को बेचा जा रहा है। हम कहते हैं बेच लो, चलाने वाले को घर से निकाल कर सड़क पर लाया जाएगा। मतलब रेलवे को खरीदेगा ऐसा कोई माई का लाल भारत में पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, अडानी क्यों ना हो, देश निकाल दिया जाएगा। रेलवे
रेलवे हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, हर एक नागरिकों की संपत्ति है। इस पर किसी उद्योगपति का झंडा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्लियर? आइए दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स में, इससे पहले हम लिफ्ट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किए थे। अब हमें समझना है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ग्रह की कक्षीय गति। और यहां हम आर्टिफिशियल प्लैनेट के बारे में बात करें, नेचुरल का बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ग्रह की कक्षीय गति किन किन बातों पर निर्भर करती है? आप जानते हैं कि संचार सुविधा को बनाए रखने के लिए, मौसम संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, जासूसी के लिए सभी देश समय समय पर सैटेलाइट को लॉन्च करते रहते हैं, ठीक है ना। और ये प्लैनेट, सॉरी सैटेलाइट लिखेंगे, सॉरी सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का जिक्र हम कर रहे हैं, ग्रह भूल चूक से आ गया था, उपग्रह का जिक्र कर रहे हैं। तो आप खबरों में तो ये पढ़े हुए हैं कि समय समय पर हर देश की सरकार सैटेलाइट को छोड़ते रहता है भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए, संचार सुविधा के लिए, मौसम संबंधी जानकारी के लिए, किसी खास क्षेत्र पर निगरानी के लिए सैटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जैसे चंद्रमा, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और सैटेलाइट ज्यादातर जो देश के द्वारा छोड़े जाते हैं वो आपका आर्टिफिशियल कहलाता है। तो उपग्रह की कक्षीय गति किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी को आज समझना है। किसी उपग्रह की कक्षीय गति किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी को आज समझना है। बात समझ गए? तो उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी का जो पिंड चक्कर लगा रहा है वही क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक और, हम प्राकृतिक की बात नहीं करेंगे, कृत्रिम की बात करेंगे, आर्टिफिशियल की बात करेंगे, जो विभिन्न देशों के द्वारा समय समय पर छोड़े जाते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि कोई भी जो उपग्रह है, कोई भी उपग्रह है, वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते रहती है? चक्कर लगाते रहती है। उपग्रह, जितने भी कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते रहती है? चक्कर लगाते रहती है। और उपग्रह जो सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है, तो यह कौन सी गति कर रही है? उपग्रह की गति कैसी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। उपग्रह की गति कैसी गति होती है? वृत्तीय गति होती है। होती है कि नहीं होती है? विभिन्न सैटेलाइट को जो समय समय पर लॉन्च किया जाता है, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाते रहते हैं सैटेलाइट उपग्रह, तो इस उपग्रह की गति किस प्रकार की? वृत्तीय गति। वृत्तीय मार्गों पर होने वाली गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। अब कोई भी वस्तु हो, अगर वह वृत्तीय गति करना चाहता है, सर्कुलर मोशन में आना चाहता है, तो उसे एक बल की आवश्यकता होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। वृत्तीय गति करने के लिए किस बल की आवश्यकता है?
अभिकेंद्र बल की, सेंटीपिटल फोर्स की। इस अभिकेंद्र बल के बिना कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर ही नहीं सकती है। इस अभिकेंद्र बल के बिना कोई भी वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकती है। वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए। तो अगर कोई ग्रह हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अगर कोई उपग्रह हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उन्हें भी कौन बल चाहिए? क्योंकि उपग्रह भी कौन गति कर रहा है? एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो कौन गति कर रहा है? और उस उपग्रह को भी क्या चाहिए? क्योंकि अभिकेंद्र बल से ही होती है कौन गति? अभिकेंद्र बल के अभाव में वृत्तीय गति संपन्न हो ही नहीं सकती है। तो एक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है, उन्हें वृत्तीय गति लगातार करते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता है? लेकिन सवाल है कि अभिकेंद्र बल इसे मिलेगा कहां से? कौन ऊपर में जाकर इसे अभिकेंद्र बल देगा? कहां से उपग्रह को अभिकेंद्र बल मिलेगा? तो इसका उत्तर है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। इसका उत्तर है क्या? तो एक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो उस उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए जितने अभिकेंद्र बल चाहिए, उस अभिकेंद्र बल की प्राप्ति किससे होती है? मान लीजिए ये उपग्रह है, तो उपग्रह और पृथ्वी के बीच तो ये बल काम करेगा कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण बल तो खत्म नहीं ना हो जाएगा। उपग्रह और पृथ्वी के बीच ये बल तो काम करता ही करता है। उपग्रह और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वो बदल जाता है किसमें? और अभिकेंद्र बल जैसे ही मिलना चालू करता, उपग्रह लगातार वृत्तीय गति, और गुरुत्वाकर्षण बल की कभी समाप्ति भी नहीं हो सकती है। जब तक द्रव्यमान होगा पृथ्वी उपग्रह में, तब तक यह बल काम करेगा, और द्रव्यमान कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा बना रहेगा, तो उस उपग्रह को हमेशा ही क्या मिलते रहेगा? और वो हमेशा ही वृत्तीय गति करते रहेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? तो आप क्या समझे कि एक उपग्रह सैटेलाइट को ग्रह के चारों ओर घूमने के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए, उसको यह अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अभिकेंद्र बल क्या है, समझ गए ना? अब नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए इतनी कि वृत्तीय गति करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, वही बल कौन है? अभिकेंद्र बल। एक उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर गति करने के लिए किस बल की आवश्यकता है? एक उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर गति करने के लिए जो अभिकेंद्र बल चाहिए, उसकी प्राप्ति उपग्रह को कहां से होती है? यानी उपग्रह और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल ही बदल जाते हैं किसमें? और यह अभिकेंद्र बल उपग्रह को लगातार पृथ्वी के चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगा रहते हैं। क्लियर? तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर किसका हो जाएगा? और अभिकेंद्र बल से ही उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर लगातार क्या करते रहेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। और इसकी त्रिज्या क्या है? r है। इसकी त्रिज्या क्या है? और पृथ्वी से h ऊंचाई पर, पृथ्वी से h ऊंचाई पर एक कक्षा है। पृथ्वी से h ऊंचाई पर एक कक्षा है जहां उपग्रह क्या कर रहा है? उपग्रह के द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं? अब पृथ्वी के द्रव्यमान को m मान लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है?
ये पृथ्वी का क्या है? त्रिज्या है। पृथ्वी का क्या है? अब पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर? h दूरी पर एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इस पृथ्वी उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? जी एम एम बटे आर प्लस एच स्क्वायर। इतना न होगा। कुल दूरी लेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, तो कुल दूरी कितना हो गया? आप जानते हैं ना गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी एम एम बटे, तो यहां R का मान R प्लस H हो जाएगा। तो एक उपग्रह जो पृथ्वी के सतह से H दूरी पर है, तो उस उपग्रह और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? जी एम एम बटे आर प्लस एच का। कोई दिक्कत है इसमें? अब यही गुरुत्वाकर्षण बल किस में बदल जाएगा? अभिकेंद्र बल में। यही गुरुत्वाकर्षण बल किस में बदल जाएगा? अभिकेंद्र बल में बदल जाएगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल किस में बदल जाएगा? यही गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाएगा किसमें? अभिकेंद्र बल में। और अभिकेंद्र बल का मान होता है mv स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर बाय आर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है mv स्क्वायर बाय आर। आर मतलब आर प्लस एच। क्लियर? आर मतलब वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। आर मतलब वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। क्लियर? कोई दिक्कत? ये है आपका क्या? अभिकेंद्र बल, जो किससे मिलेगा? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस में बदल गया? अभिकेंद्र बल का मान mv स्क्वायर बाय, जहां m उपग्रह का द्रव्यमान है, v उपग्रह का वेग, उपग्रह का आइए r वृत्तीय मार्ग की। तो उपग्रह जो पृथ्वी से इतना है, तो उस पूरे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? तो गुरुत्वाकर्षण किसके बराबर हो गया? m और m क्या हो गया? r प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत है? समझिए, कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब हो जाएगा v स्क्वायर बराबर जी एम बटे आर प्लस एच, यानी v बराबर हो गया जी एम प्लस आर प्लस एच का अंडर रूट। तो एक उपग्रह का वेग, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करता, पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। उपग्रह का वेग उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर। तो एक उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल चुका है। एक उपग्रह का कक्षीय वेग v बराबर अंडर रूट जी एम बटे आर प्लस एच, यानी उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता है? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए। क्लियर? एक बार फिर से समझिए। दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी, जिसकी त्रिज्या क्या है? इस पृथ्वी के द्रव्यमान को हम क्या मान लिए? m मान लिए। क्या मान लिए? और इसके चारों ओर एक वृत्तीय मार्ग है जिस पर कोई सैटेलाइट जो है क्या कर रहा है? घूम रहा है। कोई सैटेलाइट जो क्या कर रहा है? और इसका द्रव्यमान क्या मान लिए? और हम मान लिए कि यह उपग्रह पृथ्वी से h दूरी पर है, या पृथ्वी से h दूरी पर है। अब यह उपग्रह जो घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर, तो इसको घूमने के लिए चाहिए क्या? अभिकेंद्र, जिसका मान होता है mv स्क्वायर बटे r। इसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या जो किसके बराबर होगा? r प्लस h के बराबर होगा। v वो वेग है जिस वेग से उपग्रह घूम रहा है। तो ये उपग्रह को कितना अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है?
mv² प्लस r प्लस h, r प्लस h इस वृत्तीय मार्ग की क्या है? त्रिज्या है। इस वृत्तीय मार्ग का क्या है? अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv² बाय r, जहां r का मान यहां r प्लस h हो जाएगा। इतना अभिकेंद्र बल चाहिए कि नहीं चाहिए? अब एक उपग्रह को वृत्तीय मार्ग पर पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल जो चाहिए, इसकी प्राप्ति उपग्रह को कहां से होगी? कहां से होगी? गुरुत्वाकर्षण बल से होगी। कहां से होगी? गुरुत्वाकर्षण बल से होगी। अब गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m बटे r² बराबर r प्लस h का हो जाएगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल किस में बदलेगा? और फिर उपग्रह उस अभिकेंद्र बल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर हो जाएगा? अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। तो हम बराबर कर दे। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो गया G m बटे r² यानी r प्लस h का बराबर mv² बटे r बराबर हो जाएगा r प्लस mm कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? mm कट जाएगा ना। r प्लस h और स्क्वायर हट जाएगा। अब v² जो है उपग्रह का वेग है, तो v² बराबर हो जाएगा G m बटे r प्लस, यानी उपग्रह का वेग v बराबर G m r प्लस h का अंडर रूट। तो उपग्रह का कक्षीय वेग क्या उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर करता है? उपग्रह का कक्षीय वेग भी क्या उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। उपग्रह का कक्षीय वेग गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी से उपग्रह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। पृथ्वी से उपग्रह के बीच के दूरी पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि उपग्रह का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी से उसके बीच के दूरी पर निर्भर करता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल चुका है ना। उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी v बराबर G m बटे r प्लस h का अंडर रूट, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है और h पृथ्वी के सतह से उपग्रह के बीच की दूरी है। क्लियर हो गया? तो अब आप देखिए कि किसी भी उपग्रह के लिए G का मान तो समान रहेगा। किसी भी उपग्रह के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान समान ही रहेगा ना। अब कोई भी उपग्रह छोड़िए, उसके लिए G का मान वही रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान। यानी एक बात क्लियर है दोस्तों कि एक उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी से उसके बीच के औसत दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता। क्या होता है? एक उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह का पृथ्वी के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी के केंद्र से जितना दूर रहेगा उपग्रह उसका वेग उतना ही क्या होगा? कम होगा। इस फार्मूला के आधार पर यही रिलेशन निकला है। एक उपग्रह का पृथ्वी के सतह से जितनी अधिक दूरी होगी उसका वेग उतना कम होगा। एक उपग्रह पृथ्वी से जितना अधिक दूर होगा उसका वेग उतना ही क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उपग्रह का वेग पृथ्वी से उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? क्लियर? तो हमें दो बात पता चला। एक कि उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अपने द्रव्यमान पर निर्भर उपग्रह का कक्षीय वेग गुरुत्वाकर्षण नियतांक G पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी से उसके बीच के दूरी पर निर्भर। अगर हम इस रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमें पता चलता है कि एक उपग्रह का वेग पृथ्वी से उसके बीच के दूरी के वर्गमूल के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते। इन संबंधों से हमें यह पता चला कि दूरी जितनी अधिक होगी पृथ्वी से उपग्रह का वेग उतना ही
कम होगा, क्योंकि संबंध उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती का है। संबंध उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती का है। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? यानी कि दो उपग्रह, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, अब देखिए इस बात को समझ गए? समझ गए ना? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। 700 केजी तथा 3 केजी के दो उपग्रह, अब समझिएगा सिर्फ, उपग्रह पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है, तो इन दोनों उपग्रहों के वेग का अनुपात क्या होगा? वेग का अनुपात क्या होगा? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 700 केजी तथा 3 केजी के दो उपग्रह पृथ्वी से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है, तो इन दो उपग्रहों के वेग का अनुपात क्या होगा? जी का मान आपको दिया हुआ है। क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर केजी देखकर देख रहे हैं कितना धरफरार दिया है। एक है उपग्रह 700 केजी का, दूसरा है। अब आइए हम निकाल चुके कि उपग्रह का कक्षीय वेग भी बराबर √GM बटे R प्लस H, जहां R पृथ्वी की त्रिज्या और H उपग्रह, H जो है पृथ्वी के सतह से उपग्रह की दूरी है। तो उपग्रह का वेग उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब दोनों कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर है? यानी दोनों की ऊंचाई पृथ्वी से समान है, और दोनों की ऊंचाई पृथ्वी से समान है, तो दोनों के लिए R प्लस H का मान क्या होगा? इसलिए दोनों का वेग क्या होगा? समान होगा। दोनों का वेग क्या होगा? समान होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों एक ही ऊंचाई पर चक्कर काटे, दोनों एक ही ऊंचाई पर चक्कर काट रहे हैं, तो दोनों का वेग क्या होगा? दोनों का वेग समान होगा, तो गति का अनुपात। क्लियर? देख लिए, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन यही बात नहीं पढ़े रहते तो आपको लगता अच्छा 700 केजी का है। ये नंबर के ऑप्शन में क्या दिया रहता है जानते? 7:3। इसी का ऑप्शन में एम रहता 7:3। आपका नजर पहले यही जाता, अच्छा 7 आगे में है, 3 पीछे में है, 7:3। क्लियर? तो देख लिए कि नहीं देख लिए? अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो उपग्रह पृथ्वी के सतह से समान ऊंचाई पर है, तो उसका वेग भी क्या होगा? उपग्रह का वेग उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उपग्रह का वेग निर्भर करता है कि वह पृथ्वी के सतह से कितना दूरी पर है। जितना अधिक दूरी पर होगा पृथ्वी का वेग, उस उपग्रह का वेग उतना ही कम होगा। क्लियर? बात समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब इस तरह के प्रश्नों बनाने में आपको कोई दिक्कत होगा? बताइए, कोई दिक्कत होगा? समझ गए? उपग्रह का कक्षीय वेग निकल गया कि निकल गया? बहुत लोग अभी भी नहीं समझे, एक बार फिर से समझा दे, एक बार फिर से समझा दे। कुछ ऑनलाइन वाले दोस्तों, ये है दोस्तों पृथ्वी, ये है पृथ्वी। अब इसमें बहुत ऑनलाइन वाला कहेगा ये तो बोर्ड है। ये है, इसका द्रव्यमान को कितना मान लिए? त्रिज्या R। हम मान लिए कि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर एक कक्षा में उपग्रह क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है? और पृथ्वी से सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? H है। और इस उपग्रह का द्रव्यमान
m मान लिए, उपग्रह का द्रव्यमान m मान लिए। ये हमारी पृथ्वी है और यह क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। क्लियर? तो ये पृथ्वी है जिसका त्रिज्या r है, इससे h ऊंचाई पर एक ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। इस उपग्रह का जो गति है निश्चित तौर पर वृत्तीय गति है, क्योंकि मार्ग क्या है? वृत्तीय है। मार्ग क्या है? तो उपग्रह की गति क्या है? वृत्तीय गति है। उपग्रह की गति क्या है? और वृत्तीय गति करने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। वृत्तीय गति के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv स्क्वायर बाय, जो m द्रव्यमान भी इसका वेग है। उपग्रह जो चक्कर काट रहा है, कुछ गति से चक्कर काट रहा होगा, तो भी इसका क्या है? और r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। r वृत्तीय मार्ग की, और ये r का मान यहाँ r प्लस h हो जाएगा। ये पूरा वृत्तीय मार्ग है, तो इसकी दूरी यहां से यहां तक h, यहां से यहां तक r। दूरी हमेशा केंद्र से मापा जाता है। दूरी हमेशा वस्तु के केंद्र से मापा जाता है। आप कहिएगा यहीं से दूरी लेंगे, नहीं चलेगा, केंद्र से दूरी मापनी पड़ेगी। तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बाय, जो r वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, जिस त्रिज्या का मान यहां टोटल हो जाएगा r प्लस, तो यहां क्या देना पड़ेगा? r प्लस h, r प्लस। क्लियर? अब इस उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए इतना अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए। अब इस किसी भी उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कराने के लिए जो अभिकेंद्र बल चाहिए, वो उन्हें प्राप्त होता है किस बल से? यानी गुरुत्वाकर्षण बल ही बदल जाता है किसमें? किसमें बदल जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान यहां हो जाएगा m बटे r स्क्वायर, जिस r स्क्वायर का मान यहां हो जाएगा r प्लस h, तो r के जगह आपको देना पड़ेगा r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। यानी उपग्रह को अभिकेंद्र बल की प्राप्ति उपग्रह और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों से होती है। अब यह इसके बराबर होगा, तो बराबर करिएगा तो m क्या होगा? r प्लस h क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब बराबर हो गया दोस्तों gm बटे r प्लस h इक्वल टू v स्क्वायर हो गया। यानी v बराबर हो गया gm बटे r प्लस h का अंडर रूट। यह है उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो उपग्रह के अपने द्रव्यमान पर डिपेंड हुआ। अब देखिए किसी भी उपग्रह के लिए g और m का मान क्या होगा? कोई भी उपग्रह के छोड़िए, सभी उपग्रहों के लिए g का मान वही रहेगा। सभी उपग्रहों के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा, बदलने वाला। तो कुल मिलाकर उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह के बीच के दूरी के वर्गमूल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एक ग्रह के लिए r प्लस h का मान जितना अधिक होगा उसका वेग उतना, यानी जो उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर लगाएगी उसका वेग अधिक होगा, जो दूर चक्कर लगाएगी उसका वेग कम होगा, जो दूर चक्कर लगाएगी उसका वेग। मान लीजिए एक उपग्रह x है जो 5 किलोमीटर दूरी पर है, एक उपग्रह y है जो 10 किलोमीटर दूरी पर है, एक उपग्रह x पृथ्वी से 5 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, एक उपग्रह y जो पृथ्वी से 10 किलोमीटर दूरी पर चक्कर लगा रहा है। तो किसकी गति अधिक होगी, x की या y की? x की गति क्या होगी? क्योंकि पृथ्वी से इसकी दूरी, अब दूरी जितनी कम होगी पृथ्वी से उसका वेग उतना अधिक होगा, क्योंकि उपग्रह का वेग उपग्रह के कक्षीय उपग्रह का वेग पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्गमूल के क्या होते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? उपग्रह का कक्षीय वेग क्या उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उपग्रह का कक्षीय वेग इस पर निर्भर करता है कि वह पृथ्वी के सतह से कितना
जितना अधिक दूर होगा उसकी गति उतनी कम होगी, उतनी। अलग अलग द्रव्यमान के उपग्रह अगर पृथ्वी के समान दूरी पर चक्कर लगा रहा है तो उसका वेग भी क्या होगा? समान वेग का उपग्रह अगर समान दूरी पर चक्कर लगा रहा है तब भी उसका वेग। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या हुआ जी? कौन? वो 700 वाला? अच्छा क्वेश्चन ये समझ गए ना? आइए ये समझ गए दोस्तों। अब कुछ का सवाल है कि क्वेश्चन नहीं समझे तो बिल्कुल हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन पर आइए। कह रहा 700 केजी तथा 3 केजी के दो उपग्रह पृथ्वी से 5 किलोमीटर के ऊंचाई पर चक्कर, तो इन दो उपग्रह के वेग का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले वेग का अनुपात कह रहा है और एक उपग्रह का वेग भी बराबर होता है gm बटे r प्लस h का। तो उपग्रह के वेग में उसके द्रव्यमान का कोई काम। अब दोनों पृथ्वी के सतह से समान ऊंचाई पर है। 700 केजी वाला भी 5 किलोमीटर दूरी पर है, 3 केजी वाला। अगर पृथ्वी के सतह से उसकी ऊंचाई सेम है तो दोनों उपग्रह के लिए r प्लस h क्या हो जाएगा? और अगर दोनों उपग्रह के लिए r प्लस h सेम है तो दोनों का वेग भी क्या होगा? सेम होगा। और अगर दोनों का वेग सेम होगा तो दोनों के वेग का अनुपात क्या होगा? समझे? हैं? नहीं समझे तो बोलिए, लगने रहा समझे आप। समझे? कोई दिक्कत जी? अब आपके मन में ख्याल आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल तो अभी केंद्र बल में बदल गया, तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही नहीं। उस उपग्रह पर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल तो रहेगा ही नहीं, तो कैसे जाएंगे? तो जाना ही नहीं, क्या करिएगा जाके वहां पर? अगर उपग्रह के अंदर जाइएगा तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल आप पर कम, इसलिए उपग्रह के अंदर भार क्या हो जाता है? शून्य। भार क्या होता है? क्योंकि उपग्रह के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता ही, जितना गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्र में बल में बदल के उपग्रह को क्या करते रहता है? घुमाते रहता है। इसलिए उपग्रह के अंदर भारहीनता की उपस्थिति होती है। यानी भार क्या होता है? सैटेलाइट के अंदर किसी भी व्यक्ति का भार क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव के, क्यों गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बदल जाता है किस में? तो वो अपना काम करना छोड़ देता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आप उपग्रह के कक्षीय वेग नोट में भी निकाला हुआ है, उसको आप देखिए तो समझ रहे हैं कि नहीं? तब हम चलिए, हरिनंदन कुमार जी समझ गए हैं। सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों क्या इस प्रश्न को समझ गए हैं? अब फिर एक आदमी पूछ रहा 1:1 क्या होगा? दोनों का वेग समान है, दोनों का वेग समान होगा तो अनुपात 1:1। मान लीजिए एक उपग्रह का वेग x है, एक उपग्रह का वेग, तो समान ऊंचाई पर है तो दूसरा का भी वेग क्या होगा? अनुपात कितना निकल जाएगा? 1:1। क्लियर? अब आइए विभिन्न प्रकार के उपग्रह पर हम चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार के उपग्रह पर चर्चा करते हैं। पहला है पोलर
सैटेलाइट। पहला कौन है? पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट। अब ध्रुवीय उपग्रह या पोलर सैटेलाइट किसे कहते हैं? ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के सतह के अति निकट चक्कर काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर हो गया? पोलर सैटेलाइट एक ऐसे सैटेलाइट है जो पृथ्वी के बहुत ही निकट में पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते। इस ध्रुवीय उपग्रह का इस्तेमाल किस लिए होता है? मौसम संबंधी जानकारी हेतु। दूसरा, जासूसी होती। जासूसी हेतु। तीसरा, किसी क्षेत्र पर नजर रखने हेतु। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह किन किन कार्यों में इस्तेमाल होते हैं? मौसम संबंधी जानकारी हेतु, जासूसी हेतु, किसी क्षेत्र पर नजर रखने हेतु। क्लियर है ना? अब आपको मौसम संबंधी जानकारी चाहिए, जासूसी करना है, किसी विशेष क्षेत्र पर नजर रखना है तो सैटेलाइट नीचे ही रखना पड़ेगा। यानी कि इन सब कार्यों के लिए एक ऐसे सैटेलाइट की जरूरी है जो पृथ्वी के काफी निकट रहे। बहुत दूर हो जाएगा तो वो क्षोभ मंडल के ऊपर हो जाएगा तो वो मौसम संबंधी जानकारी देगा, क्योंकि मौसमी परिघटना तो क्षोभ मंडल में घटित होती है, काफी निकट में घटित होती है। इसलिए ध्रुवीय उपग्रह इन सब जानकारियों को हमें देता है, क्योंकि ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के अति निकट चक्कर। तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह से कौन कौन कार्य लिए जाते हैं? ध्रुवीय उपग्रह से कौन कौन कार्य लिए जाते हैं? क्लियर? अब देखिए, उपग्रह का कक्षीय वेग v बराबर gm/r+h का क्या होता है? अंडर रूट होता है ना। एक उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होता है gm/r+h का अंडर रूट। एक बार पुनः समझ लीजिए कि ये पृथ्वी की त्रिज्या है क्या, और इससे h, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, और यहां पर आपका क्या है? उपग्रह। यहां पर क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, और ये आपका क्या है? पृथ्वी। तो इस उपग्रह का भी बराबर √gm/r+। लेकिन ध्रुवीय उपग्रह तो काफी निकट चक्कर लगाते हैं। जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो काफी निकट चक्कर लगाते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह की उपस्थिति में, ध्रुवीय उपग्रह की उपस्थिति में आर का मान एच से काफी अधिक हो जाता है। ध्रुवीय उपग्रह जो है पृथ्वी के काफी निकट चक्कर लगाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का सतह से ऊंचाई पृथ्वी के त्रिज्या से बहुत 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 कम होती है। बात समझे कि नहीं समझे? ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के सतह के काफी निकट चक्कर लगाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पृथ्वी के त्रिज्या के तुलना में बहुत कम होता है, यानी नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। ध्रुवीय उपग्रह का पृथ्वी के सतह से ऊंचाई h पृथ्वी के त्रिज्या के सामने बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी होता है, यानी नगण्य होता है, यानी न के
बराबर 9 के। इसलिए दोस्तों ध्रुवीय उपग्रह V बराबर G प्लस H का, लेकिन अगर ध्रुवीय उपग्रह की स्थिति है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं GM/R का अंडर रूट, क्योंकि ध्रुवीय उपग्रह का H का मान बहुत 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 कम होता है, इसीलिए H को नगण्य मानकर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ध्रुवीय उपग्रह यहां पर पोलर सैटेलाइट लिख देते हैं। ध्रुवीय उपग्रह के लिए वेग बराबर हो गया अंडर रूट GM/, जहां R पृथ्वी की त्रिज्या है। क्लियर। अब दोस्तों आप एक फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, G बराबर GM/, तो GR² बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, G बराबर GM/, G बराबर GM/, R² तो GM बराबर क्या हो जाएगा, तो GM के जगह GR सेट कर सकते हैं, GR² सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो GM छोटा g यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इक्वल टू GM/, ये पहले ही हम निकाल चुके हैं ना। तो G बराबर GM/R², तो GM बराबर GR² होगा, तो इस GM के जगह इसको रख सकते हैं। तो पोलर सैटेलाइट का वेग भी बराबर हो जाएगा GR² का अंडर रूट, R कट गया, तो पोलर सैटेलाइट का भी बराबर हो गया अंडर रूट GR। अब G का मान कितना होता है, 9 पॉइंट, अब पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 10 के पावर का अंडर रूट, ये निकलेगा 8 गुना 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत? तो एक ध्रुवीय उपग्रह का वेग कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 8 गुना 10 के पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी का चक्कर किस वेग से काटती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से काटती है। R का मान पृथ्वी का त्रिज्या का मान 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर होता है। पृथ्वी के त्रिज्या का मान कितना है, 6.4 गुना 10 के पावर। तो एक ध्रुवीय उपग्रह का वेग कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड या 8 गुना 10 के पावर 3 मीटर, इसको आप 8 किलोमीटर, और इस वेग से पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में परिक्रमण काल जो होता है वो 84 मिनट का होता है। सेकेंड को काटकर मिनट लिखिए। नोट में ध्रुवीय उपग्रह का परिभ्रमण काल 84 सेकेंड दिया हुआ है, वो गलत है, वहां पर 84 मिनट होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? ध्रुवीय उपग्रह समझ गए? एक बार पुनः समझे। आइए एक बार पुनः समझते हैं। क्या ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के सतह के अति निकट चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के सतह के अति निकट चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं वह पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाते हैं, और ध्रुवीय उपग्रह का वेग कितना होता है? ध्रुवीय उपग्रह का वेग कितना होता है? और इस वेग से ध्रुवीय उपग्रह को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय? 84 मिनट, यानी 84 मिनट में एक बार पृथ्वी का घूम जाता है ध्रुवीय उपग्रह। क्लियर है ना? समझ गए ना? तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाते उसे क्या कहते हैं?
ध्रुवीय उपग्रह का वेग कितना होता है? एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाने में ध्रुवीय उपग्रह को कितना समय लगता है? 84 मिनट। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? कोई दिक्कत नहीं, ध्रुवीय उपग्रह समझ गए। आइए दोस्तों, अगला सैटेलाइट समझे। पोलर सैटेलाइट समझ गए। एक बार पुनः, उपग्रह का वेग v बराबर r प्लस एच का, लेकिन पोलर सैटेलाइट का अंडर रूट जी आर। ठीक है ना? एक उपग्रह का ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी एम बटे आर प्लस, जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है और एच उपग्रह का पृथ्वी के सतह के बीच की दूरी है या ऊंचाई है। लेकिन पोलर सैटेलाइट के लिए एच का मान क्या होता है? नगण्य। पोलर सैटेलाइट के लिए एच का मान क्या होता है? नगण्य। इसीलिए पोलर सैटेलाइट के लिए वेग बराबर अंडर रूट जी एम बटे आर, जो कट कुट के अंडर रूट जी आर। क्लियर? अब दूसरा सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यानी भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह। दूसरा उपग्रह एक क्वेश्चन आ रहा है कि अर्थ का मास कितना है? नोट में दिया हुआ है कि ना है? 6 गुना 10 के पावर 24 केजी। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 के पावर 24 केजी है। अनुमानित है, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान को कोनो तराजू पर तोला जा सकता है, तो वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगाए हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ही होगा। दूसरा कौन सैटेलाइट है? भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर। अब इसका नाम है भू स्थिर उपग्रह। भू मतलब पृथ्वी, स्थिर मतलब स्थिर। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से क्या दिखाई दे, उसे ही क्या कहते हैं? ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी से स्थिर दिखाई पड़े, उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अब इस उपग्रह का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसकी त्रिज्या आर है और यह एक कक्षा है जिस पर कोई उपग्रह क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। और इसकी ऊंचाई यहां से यहां पता कितनी है? एच है। यानी टोटल ऊंचाई आर प्लस एच होगा। ठीक है? सीधा कर देंगे तो कहिएगा आर कौन सा आया, एच कौन सा आया। अब ठीक है ना? अब कहेगा क्या यहां से यहां तक की दूरी आर होगा, तो बिल्कुल पृथ्वी की त्रिज्या जो क्या होगा, हमेशा हर जगह थोड़ा बराबर ही होगा। फिलहाल गोल मान लिए हैं, जो वास्तव में है नहीं। तो अगर हम एच का मान बढ़ाएंगे तो पृथ्वी का वेग क्या, उपग्रह का वेग क्या होगा? घटेगा। उपग्रह का कक्षीय वेग भी बराबर जी एम बटे आर प्लस एच का अंडर रूट है कि ना है? तो अगर हम ये उपग्रह है, इसके एच का मान बढ़ाते जाएंगे तो उपग्रह का वेग घटते जाएगा। जितना ऊंचाई पर ले जाएंगे उसका मान क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। और अगर R प्लस एच का मान कितना कर दे? 36,000 किलोमीटर। अगर R प्लस एच का मान बढ़ाते कितना कर दे? 36,000 किलोमीटर। तो उपग्रह का वेग उतना ही हो जाता है जितना वेग पृथ्वी का अपने अक्ष पर होता है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। पृथ्वी सूर्य का भी चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी चारों ओर चक्कर लगा रही है।
तो ऐसा उपग्रह जिसके लिए R+H का मान कितना हो, यानी कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के केंद्र से कुल कितनी दूरी पर हो, 36,000 किलोमीटर दूरी पर हो, उस उपग्रह का वेग उतना ही हो जाता है जितना वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर काटती। बस समझे कि नहीं समझे? अब पृथ्वी जिस वेग से अपने अक्ष पर चक्कर काटती है, R+H बराबर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई जो है, उस ऊंचाई पर घूमने वाला उपग्रह जो है वो भी उसी वेग से क्या करता है, चक्कर काटता है। अब मान लीजिए दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो और दोनों का वेग क्या हो, समान हो, तो दोनों का वेग, दो ट्रेन एक ही दिशा में, ट्रेन ए और बी, ट्रेन ए और एक ही दिशा में जा रही है, दोनों का वेग भी क्या है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे के सापेक्ष क्या नजर आएंगे, इस तरह नजर आएंगे ना। अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, दोनों का वेग भी क्या हो, तो दोनों ट्रेन पर बैठे यात्री को लगेगा ट्रेन क्या है, स्थिर है। ठीक वही हाल होता है किसका, उपग्रह भी उसी दिशा में घूम रहा है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रहा है, उपग्रह भी उसी वेग से घूम रहा है जिस वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो पृथ्वी से उस उपग्रह को देखने पर वो हमेशा क्या लगता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, क्या लगता है, भू स्थिर उपग्रह। क्लियर? नोट में 3600 किलोमीटर है, 36,000 किलोमीटर कर लीजिएगा, कर लिए ना। तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के केंद्र से कितना ऊंचाई पर हो, तो उस उपग्रह का वेग उतना ही हो जाता है जितने वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और भू स्थिर उपग्रह उसी दिशा में घूमती है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है, यानी पश्चिम से। तो भू स्थिर उपग्रह वो है जिसके गति की दिशा वही होती है जो पृथ्वी की होती है। भू स्थिर उपग्रह वो है जो उतना ही वेग से घूमता है जितने वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है। तो घूम भी रहा है उसी दिशा में उपग्रह जिस दिशा में पृथ्वी घूम रहा है, उपग्रह उसी वेग से घूम रहा है जिस वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो वह उपग्रह पृथ्वी से देखने पर हमेशा क्या लगता है, स्थिर लगता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं। और भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना होता है, और यह ऊंचाई R+H का, यानी पृथ्वी के केंद्र से है, पृथ्वी के केंद्र से है। कोई दिक्कत, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भू स्थिर उपग्रह समझे कि ना। तो भू स्थिर उपग्रह हमेशा पृथ्वी के एक खास जगह पर रहते हैं, और यह उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, संचार उपग्रह, टेलीविजन, 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 ठीक है ना। टेलीविजन, रेडियो सिग्नल, ये सब किस उपग्रह से दिए जाते हैं। अब भू स्थिर उपग्रह से संचार के साधन इसलिए बनाए जाते हैं कि यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी भारत के ऊपर उपग्रह है तो हमेशा भारत के ऊपर रहेगा, चाइना में नहीं जाएगा। अब पोलर सैटेलाइट तो 84 मिनट में घूम के रेडी रह जाता है। तो भू स्थिर उपग्रह का इस्तेमाल संचार के क्षेत्रों में करने के कारण इसे क्या कहते हैं, संचार उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह वह उपग्रह है जो पृथ्वी से देखने पर हमेशा क्या नजर आते हैं, स्थिर नजर आते हैं। भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी से देखने पर स्थिर इसलिए नजर आते हैं कि यह उपग्रह उसी वेग से घूमते हैं जिस वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं। यह उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमते हैं, यानी भू स्थिर उपग्रह की घूमने की दिशा पश्चिम से। भू स्थिर उपग्रह के पृथ्वी से ऊंचाई 36,000, और भू स्थिर उपग्रह का वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के वेग के, और ये होता है आपका 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इतना ही ना है, देखें। हाँ इतना ही होता, लिख लीजिए। 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
या 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 3 मीटर 3 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा ना। क्या कक्षीय चाल तो पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी का 24 घंटा है, तो उस उपग्रह का भी क्या होगा 24 घंटा न होगा। वेग, वेग घूमने का वेग। अब परिभ्रमण काल तो बता दिए, पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता, सॉरी पृथ्वी के अक्षीय चाल के अक्षीय काल के बराबर होता है, घूर्णन काल के बराबर होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है, तो उस उपग्रह का भी एक बार घूमने का समय कितना है 24 घंटा। क्लियर हो गया। तो भी भू स्थिर उपग्रह का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया जाता है, और भू स्थिर उपग्रह का संचार कार्यों में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि वह पृथ्वी के एक खास स्थान पर ही स्थिर रहता है, और स्थिर रहता नहीं, वो घूमता है, हमें नजर स्थिर आता। उसका कारण क्या समझ गए ना। चलिए दोस्तों, तीसरा सैटेलाइट है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तीसरा कौन सैटेलाइट है, रिमोट सुदूर संवेदी उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार के हो गए, पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और रिमोट। 2 उपग्रह समझ गए। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, संचार उपग्रह, भूस्थिर उपग्रह, संचार उपग्रह। और तीसरा कौन उपग्रह है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी। अब समझिए सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है, इसको समझिए। ऐसे उपग्रह जो किसी निश्चित स्थान से, निश्चित समय में, निश्चित समय में प्रतिदिन गुजरता, उसे क्या कहते हैं। ऐसा उपग्रह जो किसी निश्चित स्थान के ऊपर से निश्चित समय पर प्रतिदिन गुजरता हो, उसे क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जो पटना के ऊपर से प्रतिदिन 8:30 पर सवेरे रोज गुजरता है। एक सैटेलाइट है जो पटना के ऊपर से रोज कितने बजे गुजरता है, तो समझिए वो कौन सैटेलाइट है। ऐसे उपग्रह जो किसी निश्चित क्षेत्र के ऊपर से प्रतिदिन एक निश्चित समय से गुजरता हो, उसे क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्लियर, बात समझ गए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत। तो क्लियर बात। तो उपग्रह कितने प्रकार के, अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह को, संचार उपग्रह को। रिमोट सेंसिंग क्या है समझ गए ना। ध्रुवीय उपग्रह का इस्तेमाल मौसम संबंधी जानकारी के लिए, भूस्थिर उपग्रह का इस्तेमाल संचार के लिए, और इस उपग्रह का भी इस्तेमाल जासूसी के लिए या किसी विशेष क्षेत्र पर नजर रखने के लिए ही किया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। उपग्रह हो गया, समझे कि नहीं दोस्तों। हो सकता 1-2 पॉइंट आप नहीं समझे होंगे, लेकिन अधिकांश बातों को समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना।
उपग्रह हो गया। और आप जानते हैं कि उपग्रह के भीतर भारहीनता की स्थिति होती है, क्योंकि उपग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण लगता है वो अभिकेंद्र बल में बदल कर उपग्रह को घुमाने में क्या हो जाता है। तो उपग्रह के अंदर कैसी स्थिति होती है, भारहीनता की क्या प्रभाव होती है वो आप पढ़िए। भारहीनता के प्रभावों को पढ़िए कि वेटलेस की स्थिति में कौन से स्थिति हमें देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं किसको, भारहीनता के प्रभाव देख लिए। आइए अब समझते हैं किसको, पलायन वेग को। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अब एक बात तो क्लियर है कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग घटते जाता, अंतिम वेग यानी महत्तम ऊंचाई पर जाकर अंतिम वेग कितना हो जाता है, और उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग घटते जाता है, महत्तम ऊंचाई पर जाकर अंतिम वेग 0 हो जाता है। फिर वस्तु नीचे गिरने लगता है, नीचे समय उसका वेग क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर किसी वस्तु को उस वेग से फेंका जाए कि वह सीधे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए और पुनः कभी लौटकर नहीं आए। पहले आप बात समझ लीजिए, जब किसी वस्तु को किसी बल लगाकर ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग ऊपर जाते जाते क्या होता है, घटता है। घटते घटते महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग 0 हो जाता है। और फिर तब वह वस्तु जैसे ही महत्तम ऊंचाई पर जाकर वेग 0 होता है, उसके बाद वह वस्तु क्षण भर के लिए रुकती है और फिर नीचे करते समय उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इसे हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन, जो पहले ही हम लोग पढ़ चुके। लेकिन अगर किसी वस्तु को इतने वेग से फेंका जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चले जाए और पुनः कभी लौटकर पृथ्वी पर, तो वह वेग कौन वेग है, पलायन वेग है। पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो सीधे अंतरिक्ष में जाएगा, फिर कभी लौटकर। वह वेग जिस वेग से वस्तु को पृथ्वी से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करके अंतरिक्ष में चले जाए और पुनः कभी लौट कर न आए, उस वेग को क्या कहते हैं। अब पलायन वेग कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है, तो हम निकालने पर नहीं जाएंगे। पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है √2gm/r, और gm का मान होता है gr²। तो इसको लिख सकते हैं √2gr, दोनों तरह से लिख सकते हैं। क्लियर। तो पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से आप पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो फिर वह वापस कभी पृथ्वी पर लौटकर, क्योंकि पलायन वेग से वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। और ध्यान रखिएगा, अनंत दूरी तक गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है, या इतना नगण्य हो जाता है कि वह पृथ्वी तक आ नहीं सकती है। और पलायन वेग का मान 2gm/, चूंकि gm बराबर क्या होता है, तो इसलिए इसका मान ये भी होता है। और इसका मान बिठाइएगा, g का मान 9.8
8 6.4 गुना 10 के पावर 6, तो ये निकलेगा 11.2 किलोमीटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? अब पलायन वेग का भी मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। करता है? आप 1 ग्राम वस्तु को फेंकिए इस वेग से या 1 क्विंटल को फेंकिए इस वेग से, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को क्या करेगा? पार कर जाएगा। कभी पृथ्वी पर लौटकर किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका जाएगा तो वह कभी लौटकर पलायन वेग का भी मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। चाहे वस्तु 1 ग्राम की हो या 1 क्विंटल की हो, सबके लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? क्योंकि पलायन वेग का मान पृथ्वी के त्रिज्या, पृथ्वी के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है। पलायन वेग का मान पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। क्लियर हो गया? पलायन वेग वह बल है, वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह कभी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आती है। कभी लौटकर। कोई दिक्कत? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? पलायन वेग समझ गए? कितना मान होता है? यानी आप कोई भी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक दीजिएगा तो कभी लौटकर क्लियर? क्या बोले? 1 मिनट नीचे वाला ये दोनों बराबर ही है। हाँ। आइए दोस्तों, क्या हुआ? हल्ला मत करिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? इसका कारण लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़िए तो पलायन वेग से ही रिलेटेड है। चलिए, एक पूछ रहा उत्प्लावक बल क्या आ रहा है? उत्प्लावक बल भी आ रहा है। क्लियर? चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है? 4 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम। चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से कम है, तो पलायन वेग का मान भी क्या होगा? तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना है? 2.4 किलोमीटर। अब देखिए, पलायन वेग का मान कम होने के कारण, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। होता क्या है दोस्तों कि जब चंद्रमा पर सूर्य के रोशनी से वायु के अणु गर्म होते हैं तो वायु गैस है, और गैस जब भी गर्म होते हैं उसके अणु मॉलिक्यूल्स का वेग क्या होता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वह सूर्य के रोशनी से जब गर्म होते हैं तो वायु के अणु का वेग क्या होते जाता है? और वायु के अणु का वेग बढ़ते बढ़ते 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो जाता है। और जब वायु के अणु का वेग पलायन वेग से ज्यादा हो जाएगा तो वह चंद्रमा के सतह को छोड़कर कहां चला जाएगा? अंतरिक्ष में। वह चंद्रमा पर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। पृथ्वी पर वायुमंडल इसलिए है कि पृथ्वी का वायु गर्म जब होती है तो वायु के अणु का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पहुंचता उससे काफी कम ही रहता है। इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायु को पकड़े रहती है। वह सूर्य के रोशनी में गर्म होकर उसके अणुओं का वेग पलायन वेग से अधिक है, लेकिन चंद्रमा पर वायु के अणुओं का वेग चंद्रमा के पलायन वेग से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, और वायु पलायन कर जाती है, टिकती ही नहीं है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? आइए अंतिम टॉपिक पर, ब्लैक होल।
ब्लैक होल। कृष्ण पिंड, बात मत करिए। ब्लैक होल, कृष्ण पिंड, पलायन वेग का मान √2gm/, या इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2g/r। 2 छूट गया है शायद ब्लैक होल वाला में। अब ध्यान दीजिए, ब्लैक होल क्या है? तारे 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 स्टार जो है, तारे जो है वो अपने जीवन के अंतिम अवस्था में, जीवन के जब तारों की आयु पूरी हो जाती है, अब तारों की आयु करोड़ों अरबों वर्ष होती है, जब तारों की अंतिम समय आता है, जब तारों की आयु पूरी हो जाती है तो तारा सिकुड़ने लगता है। क्या होता है? सिकुड़ने लगता है, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आता है। सभी तारे अपने जीवन के अंतिम अवस्था में क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के क्रम में तारा का त्रिज्या घटने लगता है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? कांस्टेंट बना होता है। यानी आर घटने लगता है और एम क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। सभी तारे अपने जीवन के अवस्था में क्या होते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ने के कारण उसका आर यानी त्रिज्या क्या होता है? घटने लगता है, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होता है? समान बना रहता है। अब अगर आर घटने लगेगा और द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा तो पलायन वेग का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? तो तारे के सिकुड़ने से और द्रव्यमान कांस्टेंट रहने से पलायन वेग का मान लगातार क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है और अंततः पलायन वेग का मान बढ़ते बढ़ते 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा होता है, पर सेकेंड से भी ज्यादा हो जाता है। यानी कि अंत समय में इस तारा पर के पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग से भी क्या होता है? अधिक होता है। प्रकाश के वेग से भी अधिक होता है। और जब किसी तारों का अंतिम समय में वहां पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। कृष्ण पिंड कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल में प्रकाश भी जाता है तो लौटकर नहीं आता है। क्यों? तो लौटकर तब आएगा जब प्रकाश का वेग थी। ब्लैक होल में जब प्रकाश भी जाता है तो लौटकर नहीं आता है, क्योंकि प्रकाश को भी इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पकड़ लेता है। और प्रकाश निकलेगा तो वहां का पलायन वेग प्रकाश के वेग से क्या है? तो प्रकाश वहां से पलायन नहीं कर सकता है। उसी के गुरुत्वाकर्षण में प्रकाश भी फंसकर रह जाता है। इसीलिए यहां या ब्लैक होल को देखा जाना भी संभव नहीं है। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से अनुमान ही ब्लैक होल का लगाया जा सकता है। क्लियर? तो ब्लैक होल ऐसी स्थिति है जब तारों का पलायन वेग प्रकाश के वेग से अधिक हो जाता है। तारों का पलायन वेग जब प्रकाश के वेग से अधिक हो गया, समझिए वो क्या हो गया? और वहां पर अब प्रकाश भी जाएगा तो उसी में फंस जाएगा, लौट कर बाहर निकलेगा ही। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो ब्लैक होल क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? एक आध पॉइंट में दिक्कत हो सकता है, इसके लिए आप प्रश्नों का डिस्कशन देखिएगा। क्लियर? दोस्तों कल सैटरडे है, कल और परसों छुट्टी रहेगा, अगला क्लास सोमवार को होगा। और बैठिए, निकाल हड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ा रहे। जिंदगी में वैसे ज्वाइनिंग लेटर आने में बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए 2-4 मिनट के लिए हड़बड़ाइए नहीं। इस चैप्टर समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन वाला वीडियो क्लास आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखकर प्रश्न को
कर लीजिएगा। सोमवार को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रश्न को हम सॉल्व एक एक करके करेंगे। दोस्तों मिलते हैं सोमवार के नेक्स्ट क्लास में। रोशन सर कुछ दिन आपके क्लास में अनुपस्थित रहेंगे, शायद 10 तारीख तक। उसके बाद आपको उनसे लगातार मुलाकात होगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, हमारे कुछ नए स्टूडेंट हैं, उन्हें पता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो क्लास कैसे करते। तो जो भी जान रहे हैं कृपया करके हमारी मदद कीजिए उन स्टूडेंट को पहुंचने के लिए कि ऐप पर कैसे उस क्लास में पहुंच सके, इसको बताइएगा। क्लियर? बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ब्लैक होल के अंदर भी हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण गैसें यही सब होते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।